तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम साइबर सुरक्षा की दुनिया में हलचल मचाने वाली एक बेहद अहम घटना को डीकोड करने वाले हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल सप्लाई चेन अटैक हुआ, जिसने टैनस्टैक NPM लाइब्रेरी के जरिए सीधे OpenAI के कॉर्पोरेट सिस्टम्स में सेंध लगा दी। ये दिखाता है कि आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड और सच कहें तो कितनी वल्नरेबल हो चुकी है। तो बिना किसी देरी के मिनी शाय हुलूद कैंपेन के राज खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले OpenAI सिक्योरिटी इंसिडेंट के बेसिक फैक्ट्स, फिर इस हमले की एनाटॉमी यानी टेक्निकल डिटेल्स, उसके बाद नुकसान को कंट्रोल करने के तरीके और आखिर में ब्रॉडर एंटरप्राइज सिक्योरिटी थ्रेट्स पर एक नज़र। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द OpenAI सिक्योरिटी इंसिडेंट। आखिर शुरुआती जानकारी क्या सामने आई थी? खैर, जब भी किसी बड़ी टेक कंपनी, खासकर ChatGPT बनाने वाली कंपनी में ब्रीच की खबर आती है तो इंडस्ट्री में पैनिक फैलना लाजमी है। लेकिन यहाँ OpenAI ने अपने सिक्योरिटी अपडेट में एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कस्टमर डेटा, प्रोडक्शन सिस्टम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या सॉफ्टवेयर कोड के साथ कोई समझौता हुआ है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी था। इसने तुरंत ये साफ कर दिया कि हमला भले ही बड़ा था, लेकिन किसी भी यूज़र का कोर डेटा खतरे में नहीं था। एक तरह से इंडस्ट्री ने चैन की सांस ली। अब देखिए हमलावर कहाँ तक पहुँचे और क्या सुरक्षित रहा, इसका अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। उनकी पहुँच बहुत ही लिमिटेड थी, सिर्फ 2 कर्मचारियों के डिवाइसेस, कुछ लिमिटेड इंटरनल सोर्स कोड रिपोजिटरीज और थोड़ा बहुत क्रेडेंशियल मटेरियल, बस यहीं तक। दूसरी तरफ जो चीजें सच में क्रिटिकल थीं, जैसे कस्टमर्स का डेटा, कोर प्रोडक्शन सिस्टम्स, AI सॉफ्टवेयर और कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो पूरी तरह सेफ रहीं। यानी हमलावरों ने बाउंड्री वॉल तो तोड़ी, लेकिन वो मेन वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाए। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एनाटॉमी ऑफ द अटैक। चलिए उन टेक्निकल मैकेनिक्स को समझते हैं जिनसे हैकर्स ने इन सिस्टम्स के अंदर घुसने का रास्ता बनाया। इस पूरे अटैक कैंपेन का एक बड़ा ही दिलचस्प नाम रखा गया है, मिनी शाई हुलूद। देखिए, ये कोई एक आम आइसोलेटेड हैक नहीं था। ये ओपन सोर्स डेवलपर इकोसिस्टम्स जैसे NPM और PPI को टारगेट करने वाला एक बहुत ही बड़े पैमाने का सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक था। इसका मेन मकसद क्या था? इन इकोसिस्टम्स के जरिए मैलिशियस यानी इन्फेक्टेड पैकेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। सीधे शब्दों में कहें तो किसी एक कंपनी पर डायरेक्ट हमला करने के बजाय उन्होंने उस टूल को ही निशाना बनाया जिस पर हजारों कंपनियां निर्भर करती हैं। ये हमला एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी के साथ किया गया। स्टेप 1 में उन्होंने गिटहब एक्शंस वर्कफ्लोज के अंदर छुपी कमजोरियों को ढूंढा और उनका पूरा फायदा उठाया। फिर स्टेप 2 आता है, जहां उन्होंने CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के कैश सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। और फाइनल स्टेप, उन्होंने डेवलपर्स के बीच बेहद पॉपुलर टैनस्टैक लाइब्रेरी के इन्फेक्टेड वर्जन्स पब्लिश कर दिए। एकदम सटीक तरीके से कोड पाइपलाइन के अंदर ही जहर घोल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इन इन्फेक्टेड पैकेजेस का मेन काम क्या था? इन्हें खास तौर पर डेवलपर्स की बेहद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए डिजाइन किया गया था। इस लिस्ट में शामिल हैं गिटहब टोकन्स, क्लाउड API कीज, NPM क्रेडेंशियल्स और CI/CD सीक्रेट्स। जरा इस बात पर गौर किया जाए, इन क्रेडेंशियल्स के चोरी होने का सीधा सा मतलब ये था कि अटैक करने वालों के हाथ में सिस्टम्स के और भी गहरे और भी सेंसिटिव हिस्सों तक पहुंचने की मास्टर की लग सकती थी। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये हमला सिर्फ OpenAI तक ही सीमित नहीं था। इस सिस्टमिक इकोसिस्टम अटैक ने मिस्ट्रल AI, UiPath और ओपन सोर्स से जुड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया था। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जब ओपन सोर्स सप्लाई चेन पर हमला होता है तो उसका असर किसी एक कंपनी तक नहीं रुकता, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री में आग की तरफ फैल सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर आते हैं, कंटेनिंग द फॉलआउट। डिफेंडर्स के नजरिए से देखते हैं कि डेटा लॉस को रोकने के लिए क्या इंसिडेंट रिस्पांस प्लेबुक अपनाई गई। नुकसान को कंट्रोल करने के लिए OpenAI की इंसिडेंट रिस्पांस टीम ने तुरंत और बहुत ही निर्णायक कदम उठाए। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप था इम्पैक्टेड सिस्टम्स को फौरन आइसोलेट कर देना ताकि डेटा और ज्यादा लीक ना हो। उसके बाद कोड डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लोज को टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया, जिससे इन्फेक्टेड कोड आगे बढ़ ही ना पाए।
तीसरे स्टेप में सभी एक्टिव सेशंस को रिवोक करके क्रेडेंशियल्स को रोटेट किया गया और आखिर में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स अपडेट किए गए। वैसे इस आखिरी स्टेप की वजह से macOS यूजर्स को अपने एप्लीकेशंस भी अपडेट करने पड़े थे। कुल मिलाकर ये एक बेहद सटीक और नपातुला रिस्पॉन्स था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द एंटरप्राइज सिक्योरिटी थ्रेट। अब थोड़ा पीछे हटकर एक एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी लीड के नजरिए से इस पूरे इंडस्ट्री वाइड रिस्क को एनालाइज करते हैं। चलिए इस नंबर पर गौर करते हैं, 44। सुनने में शायद ये छोटा लगे, लेकिन ये इस खतरे के विशाल पैमाने को दर्शाता है। असल में अटैकर्स ने 42 अलग अलग टैनस्टैक पैकेजेस के अंदर 44 मैलिशियस वर्जन्स पब्लिश कर दिए थे। जरा इसके स्केल के बारे में सोचा जाए। ये दिखाता है कि हैकर्स कितनी अग्रेसिवली ओपन सोर्स इकोसिस्टम को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक अकेला इन्फेक्टेड पैकेज हजारों डेवलपर्स के सिस्टम्स में घुस सकता है। तो इस 44 नंबर की ग्रेविटी अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? एकेडमिक रिसर्च कम्युनिटी पिछले कई सालों से इस खतरे को लेकर चेतावनी दे रही है। अगर हम 2020 की एक फेमस स्टडी बैकस्टैबर्स नाइफ कलेक्शन को देखें तो उसने साफ तौर पर हाईलाइट किया था कि मालवेयर फैलाने के लिए NPM और PyPI का मिसयूज बढ़ रहा है। फिर 2021 की रिसर्च आई जिसने बताया कि मेंटेनर अकाउंट्स की कमजोर सिक्योरिटी का फायदा उठाकर हैकर्स कैसे हजारों पैकेजेस को हाईजैक कर सकते हैं। तो क्लियरली ये कोई नई अचानक आई मुसीबत नहीं है, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो सालों से चल रहा है और एंटरप्राइज सिक्योरिटी टीम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। और यही सब बातें इस विश्लेषण के अंत में एक बेहद चुभता हुआ सवाल खड़ा करती हैं। क्या आज के वक्त में एंटरप्राइज CI/CD वर्कफ्लोज सच में किसी अगले ओपन सोर्स सप्लाई चेन अटैक के खिलाफ पूरी तरह सुरक्षित हैं? मिनी शाय हुलूद जैसे कैंपेन्स ने ये साबित कर दिया है कि चाहे दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना लग रही हों, हमलावर हमेशा कोई ना कोई नया दरवाजा ढूंढ ही निकालते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए अपनी डेवलपमेंट पाइपलाइंस का दोबारा निरीक्षण करना और स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स लगाना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है इससे इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, सुरक्षित रहिए।